हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि पार्टिकल को एक्सेलरेशन कब होता है और कब नहीं होता। तो आज हम अगले क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज मोमेंटम। ये भी बेसिकली हम लोग ने ऑलरेडी स्कूल लेवल में पढ़ी हुई है। व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम? आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम ये ऐसी क्वांटिटी है जो बॉडी को सिर्फ और सिर्फ तभी होगी जब बॉडी मोशन में होगी। मोमेंटम ये ऐसी क्वांटिटी है जो पार्टिकल को या बॉडी को तब होगी जब बॉडी मोशन में होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी। इट मीन्स कि बॉडी मोशन में होगी तो ही उसको मोमेंटम आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको मोमेंटम आएगा कैसे? हाउ विल द बॉडी अक्वायर सम मोमेंटम? So how it is calculated first of all? So आप लोग ने स्कूल लेवल में पढ़ा होगा कि मोमेंटम is the product of mass into velocity. मोमेंटम is the product of mass into velocity. तो ये तो हो गया फॉर्मूला उसको निकालने का, मोमेंटम निकालने का। तो ये मोमेंटम की वजह से बॉडी क्या करती है? So when the body acquires a momentum, it has the ability to hit the target. जब बॉडी को मोमेंटम आता है तो बॉडी के अंदर किसी एक टारगेट के ऊपर हिट करने की, उसको स्ट्राइक करने की एबिलिटी उसको मिल जाती है। तो मोमेंटम जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसको डायरेक्शन जो होती है मोमेंटम को, वो डायरेक्शन कहाँ से मिलती है? तो जिस डायरेक्शन में आप बॉडी को वेलोसिटी देते हो, ध्यान से सुनना, जिस डायरेक्शन में आप बॉडी को वेलोसिटी देते हो उसी डायरेक्शन में बॉडी को मोमेंटम मिलेगा। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि सपोज ये एक लाइक दिस इज अ वन ट्री ऑफ मैंगो, द ट्री ऑफ मैंगो, लाइक ये आम का एक पेड़ है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आम लगे हुए हैं, ठीक है। और नीचे यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, ठीक है। और इसको ये सबसे ऊंचा वाला, सबसे हाइट पे जो आम लगा हुआ है उसको गिराना है। तो ये क्या करेगा? नीचे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पत्थर गिरे हुए, छोटे बड़े लाइक दैट, छोटे बड़े पत्थर गिरे हुए यहाँ पर लाइक दैट। तो ये क्या करेगा? सबसे छोटा वाला जो पत्थर है वो उसको सिलेक्ट करेगा, इसको, ताकि ये पत्थर जब ये इसको फेंके तो ज्यादा से ज्यादा हाइट पे मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ मैक्सिमम ऊंचाई पे वो जा पाए, ताकि इट कैन हिट द टारगेट। तब इसका टारगेट कौन है कि सबसे ऊंचाई पे लगा हुआ जो आम है इसको गिराना है। तो ये बड़े वाले पत्थर अगर सिलेक्ट करेगा तो बड़ा वाला पत्थर का मास ज़्यादा होगा और इसीलिए वो ज़्यादा वेलोसिटी अक्वायर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं जा पाएगा। लेकिन जब छोटा वाला पत्थर को सिलेक्ट करता है तो उसका मास कम होने की वजह से वो छोटा वाला, कम मास वाला पत्थर ज़्यादा हाइट पे जा पाएगा, और जिसकी वजह से मैक्सिमम ऊंचाई पे जाने की वजह से और साथ में उसको पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ थ्रो करने की वजह से ये इस आर्म को ड्यू टू द मोमेंटम ये हिट कर पाएगा। सो इट इज अ क्वांटिटी। इसलिए मोमेंटम ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो बॉडी को किसी एक टारगेट मटेरियल पे हिट करने की एबिलिटी देती है। तो मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन विच इज कंटेन इन द बॉडी। सो मोमेंटम कैसे निकाला जाता है? तो मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अब इसका यूनिट अगर मुझे बनाना है तो क्या आएगा यूनिट? तो मास का यूनिट आता है किलोग्राम और वेलोसिटी का आता है मीटर पर सेकंड। तो ये बन गया यूनिट मोमेंटम का, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और अगर दूसरे सिस्टम में ये यूनिट आता है एमकेएस सिस्टम में, और अगर आप सीजीएस सिस्टम में यूनिट बनाना चाहते हो तो किलोग्राम के बदले ग्राम, मीटर के बदले सेंटीमीटर, और टाइम का यूनिट तो सेकंड भी होता है। तो दूसरा जो यूनिट बनता है वो आता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड दैट यूनिट इज इन अ सीजीएस सिस्टम। इसको अभी हम लोग मेजरमेंट चैप्टर में एमकेएस सीजीएस सब पढ़ेंगे। तो ये क्या है सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे मेजरमेंट चैप्टर में। सो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट हैज द सेम डायरेक्शन, इट हैज द सेम डायरेक्शन as that of velocity। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी बॉडी को उसी डायरेक्शन में मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अबाउट द मोमेंटम। हम लोग ने स्कूल लेवल में
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में बात की थी। इफ द नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज रिमेनिंग कंजर्व। अगर बॉडी को बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिल रहा है तो उस बॉडी का लीनियर मोमेंटम ये कंजर्व होता है। इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, द बुलेट विच इज फायर्ड फ्रॉम द गन अक्वायर्स अ मोमेंटम। जो बुलेट बंदूक की जब आप ट्रिगर दबाते हो, गन की ट्रिगर दबाते हो, ट्रिगर दबाने के बाद बुलेट उससे निकलती है तो बुलेट को मोमेंटम होता है। तो एट द सेम टाइम जब बुलेट को मोमेंटम मिलता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसी वक्त गन को बैकवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम मिलता है। तो वो दोनों मोमेंटम का जो नेट दोनों मोमेंटम को आप प्लस करोगे तो नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वो जीरो होगा। यानी कहने का मतलब ये है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है मैथमेटिकली, इफ f इज इक्वल टू 0 देन p इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर p स्टैंड फॉर मोमेंटम। तो मोमेंटम को सिंबल है, लीनियर मोमेंटम को सिंबल है p। तो इफ f इज इक्वल टू 0 देन p इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर p स्टैंड फॉर mv। सो mv इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसलिए हम कहते हैं m1v1 प्लस m2v2, है ना। m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू 0, या आइदर आप ऐसा भी कह सकते हो कि m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो वो बुलेट वाला एग्जांपल मैं बता सकती हूँ कि मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ गन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ गन। तो अगर बुलेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल रही है तो गन को बैकवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलेगी। तो इसीलिए जब सोल्जर्स जो है उनको जब फायरिंग के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है तो उनको बोला जाता है कि यू शुड होल्ड द गन टाइटली। इस तरीके से, सपोज दिस इज अ गन, तो आपको ये गन बिल्कुल टाइटली होल्ड करके रखना है, ताकि एट द मोमेंट व्हेन यू विल अप्लाई अ ट्रिगर, जब आप ट्रिगर को दबाओगे तो बुलेट आगे से निकलेंगी, तो एट द सेम टाइम गन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपके शोल्डर पे हिट कर सकती है। तो इसीलिए सोल्जर्स को ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो बुलेट गन को बहुत टाइटली होल्ड करे, ताकि पीछे के डायरेक्शन में गन को मोमेंटम जब मिलेगा तो इट शुड नॉट हिट द शोल्डर ऑफ अ सोल्जर, और आइदर यू कैन से कि वो अपने सोल्जर के शोल्डर को इंजुरी ना करे। इसीलिए उनको ये ट्रेनिंग दिया जाता है कि हाउ टू होल्ड द गन। सो दैट इज बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको आगे और भी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है अगली क्वांटिटी अपनी इनर्शिया। नेक्स्ट क्वांटिटी जो आती है वो है इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज मीन बाय इनर्शिया? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मोमेंटम के बारे में स्टडी कर लिया हम लोग ने। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज अ सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द वेलोसिटी। और अब बात करते हैं इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया, व्हाट इज दिस इनर्शिया स्टैंड्स फॉर? इट इज नॉट अ क्वांटिटी, ये कोई क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है? ये टेंडेंसी है। सो इट इज द टेंडेंसी of a body. Inertia is the tendency of a body to maintain its state of rest or of uniform motion. What is mean by inertia? It is the tendency of a body to maintain its state of rest or of uniform motion. ये एक ऐसी टेंडेंसी है जो बॉडी के अंदर रहती है, जिसकी वजह से बॉडी अगर रेस्ट में है तो अपने आप को रेस्ट में बनाए रखती है, और अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो अपने आप को यूनिफॉर्म मोशन में बनाए रखती है। तो ये जो टेंडेंसी है बॉडी के अंदर, इसको बोलते हैं इनर्शिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये टेंडेंसी बॉडी को आती कहाँ से है, किस वजह से बॉडी को ये टेंडेंसी मिलती है? तो बॉडी को ये टेंडेंसी उसके मास के वजह से मिलती है। बॉडी को ये टेंडेंसी जो मिलती है वो उसके मास की वजह से मिलती है। ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द इनर्शियल टेंडेंसी। देखो फिर से एक बार बताती हूँ, व्हाट इज मीन बाय इनर्शिया? इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर आप रेस्ट कंडीशन में बैठे हो तो आप अपने आप को रेस्ट में ही बनाए रखोगे। ये जो टेंडेंसी आपके बॉडी के अंदर है इसको बोलते हैं इनर्शिया। अगर एक आधी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, अभी आपको मैंने यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग बताया है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ
सीधे लाइन में चल रही है, मतलब इट हैज अ वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये दोनों उसने मेंटेन किया है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में जब बॉडी होती है तभी भी उसको इनर्शिया होता है, तो वो आप उसको उस इनर्शिया को बोलेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और इनर्शिया ऑफ मोशन कह सकते हो। और अभी आप अगर अपनी जगह पे चुपचाप बैठे हुए हो तो वो हो गया आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी हो सकता है, इनर्शिया ऑफ मोशन भी हो सकता है। तो जो जैसी परिस्थिति है वैसी बनाए रखना, जैसी परिस्थिति है वैसी बनाए रखना, ये जो टेंडेंसी बॉडी के अंदर, इसको बोलते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया बॉडी को किस वजह से मिलता है? तो इनर्शिया बॉडी को उसके मास के वजह से मिलता है। द इनर्शिया इज अक्वायर्ड by the body due to its mass. The inertia of the body, inertia is acquired by the body due to its mass. Greater is the mass, greater या heavier is the mass, आप heavier बोलो, heavier is the mass, greater is the inertial tendency, greater is the inertial टेंडेंसी, मतलब जितना वो हेवी होगा उतना उसके अंदर इनर्शियल टेंडेंसी ज्यादा होगी। एंड लाइटर इज द मास, लाइटर मतलब हल्का, लाइटर इज द मास, स्मॉलर इज द इनर्शियल टेंडेंसी, जितना वो हल्का होगा उतना उसके अंदर इनर्शियल टेंडेंसी कम होगी। तो इसको समझने के लिए मैं बताती हूँ कि सपोज एक कागज का बॉल बना लो आप लोग, कागज का टुकड़ा है लाइक दैट, और सपोज ये देखो ये कागज है और इसका एक मैंने ऐसे बॉल बना के रखा है, राइट। नाउ दिस इज व्हाट द पेपर, द बॉल ऑफ पेपर, और राइट नाउ मैं इसको फूंक लगा रही, तो ये एक जगह से दूसरे जगह हिल गया या डिस्टर्ब हो गया। तो हमने देखा कि जो मैंने फूंक मार के जो फोर्स लगाया वो फोर्स उस कागज के बॉल को एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस करने के लिए सफिशिएंट था। लेकिन अगर मैं कोई में पत्थर ले लूँ और उसको फूंक मारूं तो वो फूंक मारने से वो पत्थर एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पत्थर हेवी था, हेवी बोले तो हेवियर मास वाला था, इसलिए उसके अंदर इनर्शियल टेंडेंसी ज्यादा थी। तो इसलिए मैं उसकी इनर्शियल टेंडेंसी से उसको बाहर निकालने के लिए मैंने जो फोर्स लगाया वो सफिशिएंट नहीं था। तो उस दोनों एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है कि जिसका मास ज्यादा है उसके अंदर इनर्शियल टेंडेंसी ज्यादा है, और जिसका मास कम है उसकी इनर्शियल टेंडेंसी भी कम है, और इसीलिए वो इजीली एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस हो जाता है। क्लियर? So this is what about the inertia. So hence inertia is a tendency of a body to maintain its state of rest or of uniform motion, and it is acquired by the body due to its mass, right? This is what about the inertia. अब next हम लोग पढ़ेंगे force के बारे में। Next quantity जो आने वाली है force, okay? तो force क्या होता है? तो force के लिए हम लोग definition हम लोग ने जो स्कूल लेवल में definition पढ़ी है force की, वो क्या है? द पुश और पुल क्रिएटेड इन अ बॉडी। जो डेफिनेशन हम लोग ने स्कूल लेवल में पढ़ी है फोर्स की, वो क्या डेफिनेशन पढ़ी आप लोगों ने? डेफिनेशन ऑफ फोर्स, इट इज द पुश और पुल क्रिएटेड इन अ बॉडी। द पुश और पुल क्रिएटेड इन अ बॉडी इज कॉल्ड एज अ फोर्स। तो ये काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है जो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ी हुई है, जो काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है जो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ी हुई है, व्हाट इज मीन बाय फोर्स। लेकिन आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अगर पढ़ा होगा, आपने अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा तो उसमें अपन ने 3 लॉ पढ़े हैं। तो उसमें अपन ने जो पहला लॉ पढ़ा है वो कहता है एवरी बॉडी कंटिन्यूअस टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, एवरी बॉडी कंटिन्यूअस टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion unless an external unbalanced force is acting on it। पहला न्यूटन्स का लॉ कहता है कि हर बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी, या यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक कि उसको कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता। एक आधी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी, या अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेंगी जब तक कि उसको कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाता।
तो अभी जो मैंने आपको दिखाया था कि वो कागज का बॉल था, उसको मैंने फूंक मार के, ये देखो ये कागज का बॉल है, इसको मैंने फूंक मार के उड़ाया है। तो ये जो फूंक मार के जो फोर्स मैंने लगाया दैट इज अ अनबैलेंस फोर्स। अब मुझे कैसे पता कि ये अनबैलेंस फोर्स है? क्योंकि ये अनबैलेंस फोर्स उस बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस कर रहा, मतलब उसको, उस बॉल को उसकी इनर्शिया से बाहर निकालने का काम कर रहा। हम लोग ने क्या सीखा? इनर्शिया मतलब क्या? बॉडी जैसी थी वैसी परिस्थिति में अपने आप को बनाए रखती है, और मैं उसको अगर फोर्स लगाती हूँ, जैसे कि अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल कि okay, this is supposed to be the matchbox. Okay, this is a matchbox right now, and I'm plucking this matchbox. So due to that plucking, this matchbox is getting shifted from one position to another. So the kind of force I'm applying by plucking my fingers to the matchstick. So due to that, the matchstick is getting displaced. तो पहले वो मैचस्टिक एक जगह पे रेस्ट पे थी, दैट वाज कि मैचस्टिक पहले इनर्शिया में थी, और आपने फूंक मार के या प्लग करके उसको धकेला तो वो डेफिनेटली एक जगह से दूसरे जगह हिल गई, मतलब वो अपनी इनर्शिया से डिस्टर्ब हो गई। तो ये जो इनर्शिया से डिस्टर्ब करने के लिए आपने जो फोर्स लगाया, इसको कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ विल डिफाइन अनबैलेंस्ड फोर्स? द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल, लिसन केयरफुली, ये डेफिनेशन कोई आपको टेक्स्ट बुक में वगैरह पढ़ने में नहीं मिलेंगी, वो अपन ने ऐसे ही कंसेप्चुअल बना के रखी है। अनबैलेंस फोर्स क्या है? अनबैलेंस फोर्स ये है जिसके वजह से बॉडी अपने इनर्शिया से बाहर निकलती है। अनबैलेंस इज द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू ओवरकम द बॉडी फ्रॉम इट्स इनर्शिया, और आइदर यू कैन से द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू ओवरकम द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। The force which is responsible to overcome the inertia of the body is called as a unbalanced force। यानी कि ऐसा फोर्स जो बॉडी को उसके इनर्शिया से बाहर निकालने में मदद करता है या रिस्पॉन्सिबल है, उसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। तो हमारा न्यूटन्स लॉ में पहला लॉ बोलता है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूअस टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion unless an external unbalanced force is acting on it। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन बताती हूँ कि न्यूटन्स लॉ कहता है कि अगर एक आधी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहे या अगर यूनिफॉर्म मोशन में रहे तो वो वैसे ही रहेंगी जब तक कि उसको बाहर से कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता। मतलब इनडायरेक्टली कि अगर उसको आप अनबैलेंस फोर्स लगाओगे तो वो बॉडी इनर्शिया से बाहर निकलेगी, मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन से बाहर निकलेगी। ये आया समझ में? तो दिस इज व्हाट अनबैलेंस फोर्स। फिर सवाल ये होता है कि हम लोग के दिमाग में कभी ये सवाल आया ही नहीं स्कूल में कि न्यूटन ने अपने पहले लॉ में अनबैलेंस फोर्स क्यों बोला था, बैलेंस फोर्स क्यों नहीं बोला है। तो ये बैलेंस फोर्स क्या होता है? व्हाट इज दिस बैलेंस फोर्स? बैलेंस फोर्स क्या होता है बताते हैं। बैलेंस फोर्स ये ऐसा फोर्स है जो बॉडी को लगाने के बाद हो सकता है कि बॉडी का साइज या शेप बदले, या हो सकता है कि ना बदले। अभी सपोज फॉर एग्जांपल कि ये अगर दीवार है और इस दीवार को मैं बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रही हूँ, लाइक दैट, ये दीवार है, मैं बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रही हूँ, अपन पैरों से लगा रहे, हाथों से लगा रहे, द स्टिल दीवार नाइदर गेट कंप्रेस नॉर इट गेट्स एक्सपांडेड। वो दीवार कंप्रेस भी नहीं हो रही और ना ही स्ट्रेच हो रही, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, बिकॉज वो दीवार रिजिड है। तो लेकिन मैंने तो फोर्स लगाया उसके ऊपर, तो ये जो फोर्स लगा है उसकी वजह से वो दीवार एक जगह से दूसरी जगह हिली क्या? नहीं। वो दीवार जो है वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हुई क्या? नहीं हुई। लेकिन मैंने तो फोर्स लगाया था, तो ये जो फोर्स मैंने लगाया था दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस फोर्स। तो फिर ये फोर्स लगाने के बाद दीवार में क्या हुआ? सिर्फ वाइब्रेशंस आया। ये फोर्स जो मैंने लगाया उस दीवार के ऊपर, तो उसकी वजह से उसके ऊपर सिर्फ वाइब्रेशंस आया, वो दीवार अपनी जगह से हिली नहीं, एक ही जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस नहीं हुई है। तो ये जो फोर्स मैंने लगाया था दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस फोर्स। अगला मैं आपको अगर ये पूछूं कि सपोज सपोज ये मेरे पास इंक की बॉटल है, दिस व्हाट इंक बॉटल, अगर मैं इसको काफ़ी जोर से दबा दूँ ना, ऐसा उसको प्रेस करूँ तो ये कंप्रेस हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी? कंप्रेस। तो मैंने दोनों तरफ से इसको काफ़ी प्रेशर या फोर्स लगा के दबा दिया तो ये कंप्रेस हो गई, लेकिन ये अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस नहीं हुई। तो उसमें क्या हुआ? उसका टेम्पररी जो बॉडी का साइज है या शेप है वो बदल गया, लेकिन टेम्पररी, क्योंकि वो इलास्टिक नेचर की थी तो टेम्पररी उसका साइज या शेप बदला, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह हिली नहीं। तो ये जो फोर्स मैंने लगाया था दैट वाज अ बैलेंस फोर्स।
ये क्या था, बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या है, वो लगाने से या तो बॉडी का साइज या शेप बदल सकता है या हो सकता है कि कुछ भी ना बदले, लेकिन एक बात पक्की है कि बॉडी अपने इनर्शिया से बाहर नहीं निकलेगी। जैसे कि सपोज मेरे पास आपका इरेजर या एखादा इलास्टिक रबर है, उस रबर को मैं स्ट्रेच कर दूं, ऐसा स्ट्रेच करूं तो वो रबर स्ट्रेच होगा, बराबर है, एक अपनी लेंथ भी इलॉन्गेट होगा, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस नहीं होगा अगर मैं उसको स्ट्रेचिंग फोर्स लगाती हूँ तो। इसका मतलब वो जो स्ट्रेचिंग फोर्स मैंने उस रबर को लगाया था वो कौन सा टाइप का फोर्स था, बैलेंस फोर्स था। वो क्या था, बैलेंस फोर्स। तो ध्यान में रखना कि बैलेंस फोर्स के वजह से बॉडी का या तो साइज या शेप बदलेगा या हो सकता है कि कुछ भी ना बदले, लेकिन एक बात पक्की है कि बैलेंस फोर्स लगाने के बाद बॉडी अपने इनर्शिया से बाहर नहीं निकलेगी। तो फिर बॉडी को इनर्शिया से बाहर निकालने के लिए कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा, अनबैलेंस फोर्स। यानी कि इनडायरेक्टली अगर बॉडी को इनर्शिया से बाहर निकालना है, ध्यान से सुनना, अगर बॉडी को इनर्शिया से बाहर निकालना है मतलब इनडायरेक्टली बॉडी को एक्सीलरेट करना है, बॉडी को इनर्शिया से बाहर निकालना है मतलब इनडायरेक्टली बॉडी को एक्सीलरेट करना है, तो अनबैलेंस फोर्स लगाओ। ये हमारे न्यूटन ने बोला था, जो कि हमारे न्यूटन के फर्स्ट लॉ में कहा गया है। तो इसीलिए हम फोर्स के दो डेफिनेशन पढ़ेंगे, अनबैलेंस फोर्स एंड बैलेंस फोर्स। व्हाट आई मीन बाय अनबैलेंस फोर्स, द फोर्स व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल to overcome the inertia of the body is called as a unbalanced force. And what is mean by balanced force, the force due to which there is either size, the force due to which there is either change in size or shape of the body, the force due to which there is either change in size or shape of the body, or maybe not, but the force which is not responsible to overcome the inertia, but the force which is not responsible to overcome the inertia of the body is called as a balance force. Okay, ठीक है।